Hello students, today we are going to start the new chapter work and energy। तो वर्क और एनर्जी इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वर्क जो है इन जनरल सेंस वी यूज द वर्ड वर्क फॉर फिजिकल एंड मेंटल वर्क। तो वर्क जो है वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल वर्क और दूसरा होता है मेंटल वर्क। अब साइंस में वर्क जो है वो अलग है। अब फॉर एग्जांपल एक लड़की है, सी इज स्टडिंग फ्रॉम 2 आवर्स, 2 घंटे से या 3 घंटे से एक ही जगह पे बैठी है और वो पढ़ाई कर रही है। दूसरा सिचुएशन है, एक लड़का है वो बॉल के साथ खेल रहा है। इन थर्ड देयर इज अ गर्ल विच इज वॉचिंग अ टीवी फ्रॉम 3 आवर्स, 3 घंटे से वो टीवी के सामने बैठी है और टीवी देख रही है। एंड इन फोर्थ कंडीशन पिक्चर आपके बुक में दिया है, देयर इज अ वन लेबर विच इज कैरिंग अ हेवी लोड दैट इज द सैक फुल ऑफ व्हीट ग्रेन एंड कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन चारों सिचुएशन में जो है वर्क कहां पे होता है? तो पहली जो कंडीशन है जहां पे लड़की 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है, तीसरी सिचुएशन जो है जहां पे लड़की 3 घंटे से टीवी देख रही है, तो ये दोनों वर्क जो है दीज आर कंसिडर एज अ मेंटल वर्क। और जो दूसरा वर्क है जिसमें जो लड़का जो है बॉल के साथ खेल रहा है और एक जो आदमी जो है वो अपने कंधे के ऊपर हेवी लोड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहा है, वो है फिजिकल वर्क। तो साइंस में जो है, साइंस में वर्क जो है इट इज रिलेटेड विथ फिजिकल वर्क। वर्क का संबंध हमेशा किससे होता है? फिजिकल वर्क के साथ होता है। तो वर्क यानी क्या? व्हाट इज द वर्क? तो वर्क कब होता है? वर्क इज सेड टू बी डन, ये डेफिनेशन है वर्क की। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object। इसका अर्थ क्या है? when work is said to be done when force is applied an object causes displacement in the object। अगर किसी वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो उसे हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, दीवार को मैं अपने दोनों हाथ से ढकेल रहा हूं, 1 घंटे से पूरी ताकत के साथ ढकेल रहा हूं, तो यहाँ पे एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, मेरे बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। मैं 1 घंटे तक अगर कंटिन्यूस दीवार को धकेलूंगा तो मैं वहां पे थक जाऊंगा, यानी कि मैं कहता हूं कि मैंने बहुत वर्क किया है। लेकिन हमारा साइंस फिजिक्स क्या कहता है? नो वर्क इज डन। क्यों मैं दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देयरफॉर नो वर्क इज डन। अगर मैं बॉल को बैट से हिट करता हूं तो बॉल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। समझो फुटबॉल जमीन पे खड़ा है, उसको मैंने किक मार दी, तो किक मारने के बाद फुटबॉल जो है आगे जाएगा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वहां पे जो है वर्क होता है, ऐसा माना जाता है। देयरफॉर ये डेफिनेशन जो है आपको याद करना है। तो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है तो तभी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क क्या है? वर्क इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तभी जाके वर्क यहाँ पे होता है। तो वर्क जो है W इज इक्वल टू F इंटू S, वेयर W स्टैंड्स फॉर वर्क, F stands for force and S stands for displacement. In last chapter we had studied the different types of forces and how the force are acts on the object and their example। तो फोर्स दो प्रकार के, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स है तो रेस्टिंग ऑब्जेक्ट रेस्टिंग रहता है और मूविंग मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में ही रहता
है। अनबैलेंस फोर्स क्या काम करता है? तो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का काम करता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी वो बढ़ाता है अनबैलेंस फोर्स, या उसे वो स्टॉप करता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले चैप्टर के वीडियो में हमने जो है वो पढ़ा है। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन है, देयर इज अ वन गर्ल, दैट गर्ल इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। एक ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स अप्लाई करने के बाद इस दिशा से फोर्स अप्लाई कर रही, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक जो है वो कहाँ पे पहुंचता है? सी, इस जगह पे पहुंचता है। तो इस लड़की ने जितना भी फोर्स अप्लाई किया है, वॉट एवर द फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस गर्ल, इज दिस फोर्स इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक। तो जितना फोर्स इस पे अप्लाई किया है उतना एक्सेलरेशन इसके अंदर हुआ है या नहीं? एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? नहीं, बिकॉज सम ऑफ द फोर्स इज यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो पूरा फोर्स जब इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होता है तो पूरा फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि कुछ फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। तो वी हैव टू काउंट द वर्क। वर्क जो है वो कैसे काउंट किया जाता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस दिशा में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इस वर्क को काउंट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि फोर्स एक दिशा में अप्लाई होता है, फोर्स इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन अनदर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे ही डायरेक्शन में हो रहा है। इन दिस सिचुएशन हाउ विल यू कैलकुलेट द फोर्स? तो इस सिचुएशन में जो है हमें फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है? तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए ये टॉय कार है। टॉय कार जो उसे स्टिंग से एक लड़की खींच रही है, तो खींच रही तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन ये है, और जो कार जो है, कार का डिस्प्लेसमेंट किसकी दिशा में हो रहा है? इट इज हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस। कार इस दिशा में जा रही है और फोर्स इस दिशा में अप्लाई हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। तो इस सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में हमें फोर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो फॉर दिस सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे होता है इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। ये जो है ये है अप्लाइड फोर्स, यानी कि फोर्स इस दिशा में अप्लाइड हो रहा है, और दिस इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना है? ये अप्लाइड फोर्स, वी हैव टू कन्वर्ट द अप्लाइड फोर्स टू द फोर्स एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स को डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में हो रहा है उस दिशा में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स को इस फोर्स में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें वर्क जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन को हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। तो यहां पे देखिए इसके ऊपर फोर्स जो है F1 जो है इट इज अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये फोर्स जो है इस कार के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एंड सपोज F1 इज द कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस कार के ऊपर जिस डायरेक्शन में कार जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? F1 फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स है, और ये दिस इज द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वर्क जो कैलकुलेट करना है तो वर्क इज इक्वल टू F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F1 इस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि यही फोर्स इस कार के ऊपर एक्ट हो रहा है। ये जो अप्लाई कर रहा है ये पूरा का पूरा फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है कि नहीं? F1 फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। नाउ दिस फोर्स अप्लाइड फोर्स मेक द एंगल ऑफ थीटा with the force F1 that is along the direction of displacement। तो यहां पे एक थीटा एंगल यहां पे तैयार हो रहा है। तो इसे हम
कैलकुलेट करेंगे। सपोज दिस इज द कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन गया यहाँ पे, तो इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटिनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, तो बेस जो है ये है F1 और हाइपोटेनियस जो है ये है F। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 अपॉन F इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा। F1 is equal to F cos theta. Now put the value of F1 in this equation. तो F1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो वर्क हमें मिलता है W is equal to F cos theta into S। तो इसे हम लिख सकते हैं W is equal to F S into cos theta। तो जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में अगर कुछ एंगल है तो उस कंडीशन में हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू F S इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है उस वैल्यू का इफेक्ट किस पे पड़ता है, वर्क के ऊपर पड़ता है। तो हमें पता है तो एंगल थीटा जो है, अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस थीटा जो है, एंगल की वैल्यू अगर 1 है, सॉरी 0 है, 0 डिग्री अगर है तो 0 डिग्री कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 होने के बाद अब हमें वर्क जो मिलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू F1 कॉस थीटा, यस कॉस थीटा। अब F1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पे जो वर्क आएगा तो वर्क कैसे आएगा, दिस इज पॉजिटिव, वर्क कैसे आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस की वैल्यू है +1। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहां पे आएगा W F1 S इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू -1 है, तो यहां पे वर्क जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव, सॉरी। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वर्क जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और 180 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है -1, तो -1 जो है तो यहाँ पे W F1 S cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो -1 आएगा, देयरफॉर यहाँ पे वर्क जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि द फोर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉरी वर्क इज ऑफ 3 टाइप। वर्क 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और निगेटिव वर्क। तो हम पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पे देखिए क्या किया हमने, एक ग्लास लिया है, तो ग्लास को नीचे से छेद किया है और छेद में से इसे एक रस्सी जो धागे से बांधा है और धागे का दूसरा हिस्सा जो इसे क्या किया है, हमने वेट बांधा है। तो दूसरे सिचुएशन में क्या किया है, इसको भी वही है, ग्लास है, उसको छेद है, उसको वेट बांधा है, और लेकिन बीच में यहाँ पे ऑब्स्टेकल रखे, यानी कि स्केल रखी। और तीसरी सिचुएशन ये है कि दोनों छोर से वेट बांधा है और बीच में ग्लास है। तो अभी देखिए, जब हम इस ग्लास को टेबल के ऊपर रखेंगे और वेट जो है इस कोने से छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो ग्लास मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो ग्लास किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। और फोर्स कौन सी दिशा में एक्ट हो रहा है, फोर्स भी इसी दिशा में हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क। तो इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and direction of displacement is same, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, जो जिस दिशा में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी दिशा में अगर ऑब्जेक्ट में मोशन होती है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। फॉर एग्जांपल, हम किसी कार को धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने के बाद जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी दिशा में कार जाती है, तो ये पॉजिटिव वर्क होता है।
तो अब यहाँ पे देखिए, तो ड्यू टू द वेट की वजह से ये ग्लास इस दिशा में मूव हो रहा था पहले, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे हमने एक ऑब्स्टेकल रखा, स्केल रखा, तो स्केल रखने की वजह से ये यहाँ पे क्या हो गई, रुक गई, तो फोर्स इस दिशा में एक्ट हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है और फोर्स इस दिशा में हो रहा है, तो इसे कहते हैं निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क कब होता है, जब व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तब यहां पे निगेटिव वर्क होता है। फॉर एग्जांपल बाइसिकल चला रहे और उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई किया, तो ये यहां पे निगेटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि बाइसिकल आगे की दिशा में जा रही है और ब्रेक अप्लाई करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन दिस सिचुएशन इट इज द निगेटिव फोर्स। अब यहां पे देखिए, फोर्स इज अप्लाइड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों दिशा से फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो इसे कहते हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क किसे कहेंगे, व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जीरो वर्क इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे जीरो वर्क का और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। द प्लैनेट्स, सपोज देयर इज अ प्लैनेट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ के ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक प्लैनेट जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, बराबर है। तो अब यहां पे इसका वर्क क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में जो है इसकी क्या हो रही है, मोशन हो रही है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फोर्स जो है इस प्लैनेट के ऊपर क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज ये प्लैनेट इस जगह पे आता है, प्लैनेट इस पोजीशन पे, द फोर्स इज अप्लाइड, that is the gravitational force, and direction of displacement at that point is tangential along the circular path। ये जो पाथ है इसको टेंजेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन इसकी मिल जाती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब इसके बीच में एंगल तैयार हो रहा है 90 डिग्री, और हमें पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, देयरफॉर नो वर्क इज डन। यहां पे क्या है, नो वर्क, दैट इज जीरो वर्क। यहां पे कौन सा वर्क हो रहा है, जीरो वर्क, क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, इस डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को जहां पे टेंजेंट डालेंगे उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन मिलती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ पे वर्क नहीं होता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क के हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो और भी पढ़ेंगे। हाँ, अब यहां पे एक एग्जांपल है, पुशिंग अ स्टार्ड व्हीकल। एक व्हीकल जो है वो खड़ा है और उसको हम धक्का दे रहे हैं, धक्का देने की वजह से वो व्हीकल आगे की दिशा में जा रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये कौन सा वर्क जो है, ये कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो दूसरा एग्जांपल यहां पे दिया है, कैचिंग अ बॉल व्हिच। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए हैं। पहला है पुशिंग अ स्टार्ट व्हीकल, एक व्हीकल जो है खड़ा है उसे हमें पुश करना है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और व्हीकल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। दूसरा एग्जांपल है कैचिंग अ बॉल, अगर आपके दोस्त ने आपके तरफ बॉल फेंका है और इसको आप कैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स जो बॉल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है यह है और हम फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा। तीसरा है टाइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ स्टिंग एंड स्विंगिंग इट राउंड एंड राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्टिंग। एक धागा है, उसको हमने क्या किया है, एक इसको स्टोन बांधा है और उसको क्या कर रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं। तो यहां पे वर्क क्या होगा,
तो द फोर्स इज अप्लाइड, तो हम जब उसको घुमाते हैं तो फोर्स ऐसे अप्लाई होता है, तो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ये टेंजेंशियल होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे वर्क जो है 0 वर्क होता है। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री, और फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे वर्क जो है वो 0 होता है। देन वॉकिंग अप अ स्टेयरकेस, हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स और डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है अपोजिट है, इसलिए निगेटिव वर्क होगा। देन वॉकिंग डाउन द स्टेयरकेस, सीढ़ियों से जब हम नीचे उतर रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्टेयरकेस से हम नीचे जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऊपर से नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन एक है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। और तीसरा एग्जांपल है क्लाइंबिंग अ ट्री, तो आप इससे गेस कर सकते हैं, अगर हम किसी पेड़ के ऊपर चढ़ रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करेंगे तो वर्क क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की दिशा में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की दिशा में अपोजिट है, तो यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा। तो हमेशा हमें ख्याल रखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव वर्क, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0 वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो भी 0 वर्क। फॉर एग्जांपल मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं तो दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इस समय मेरा वर्क जो है वो क्या होगा, 0 होता है। अभी हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, वर्क का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फोर्स जो है इसका यूनिट पता है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो वर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर, लेकिन 1 जूल जो है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, देयरफॉर जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसका सिंबल है कैपिटल जे। तो 1 जूल मतलब क्या, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स causes the displacement of 1 meter in an object, then work done is said to be 1 joule। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर होता है तो उसमें वर्क जो है वो 1 जूल होता है। तो जूल जो है एसआई यूनिट है वर्क का। तो सीजीएस यूनिट अब हम देखेंगे। अब हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट जो है वो है डाइन, और इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट को क्या है सेंटीमीटर। तो वर्क का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर, लेकिन डाइन सेंटीमीटर जो है इसको कहते हैं अर्ग। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट है और जूल जो है वो एसआई यूनिट है। तो अब अर्ग और जूल ये जो है नए आ गए, इस दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग कहिए या अर्ग एंड जूल इसे कहेंगे। तो हमने पढ़ा है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, लेकिन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू पावर 5, और 1 मीटर की वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे देख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीन्स 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर की वैल्यू है
10⁻², सेंटीमीटर। तो 1 जूल के बराबर क्या बन गया है? 10⁻⁵ + 2 7 डाइन सेंटीमीटर। और 1 डाइन सेंटीमीटर इसका अर्थ क्या है? 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अर्ग। देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, क्योंकि डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग। देयरफॉर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। देयरफॉर द 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। Therefore, in this video we have studied in detail about the work, type of work and unit of work. Thank you.